हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैकेनिकल में। आज हम बताने वाले हैं अनुसूची। टोटल अनुसूचियों के बारे में हम पूरे डिटेल से बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसा शॉर्टकट मेथड बताएंगे जिससे आप किसी भी अनुसूची को एकदम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहली अनुसूची। यहाँ पे हमारा अनुसूची है, यहाँ पे अनुसूचियों का डिवाइडेशन है। अब पहली अनुसूची में क्या है, अब ध्यान दीजिए। पहली अनुसूची में राज्य और संघ के उल्लेख किया गया है, यानी राज्य और उसके संघ का वर्णन किया गया है साथ साथ। अब इसके बाद राज्य और संघ का वर्णन, राज्य और संघ का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, तो उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे, जबकि वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूची तथा 25 भाग हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आता है अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या है, पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते, अब किसका वेतन व भत्ता? पदाधिकारियों का। अब इस पदाधिकारियों में कौन आएगा? लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, ये सब etc। अब कौन कौन नहीं आएगा, ध्यान रखना। एक बात और बाबू, वेतन व भत्ते में कौन कौन नहीं आएगा कि इसमें वेतन व भत्ते के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर और सीएम और राज्यपाल, ये सब किसके अंतर्गत? वेतन व भत्ते अनुसूची 2 के अंतर्गत इनके वेतन व भत्तों का क्या है, इसमें वर्णन नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अनुसूची 3, एक बात और ध्यान रखना। अनुसूची 3 में क्या है कि जो पदाधिकारी हैं वेतन व भत्ते लेंगे, तो वेतन व भत्ते लेने के साथ साथ उनका शपथ भी तो होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नए निर्वाचित होंगे तो वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं। तो शपथ यानी शपथ के, किसी भी पदाधिकारी के शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। तो पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची। अब बात आती है चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में कितने टोटल सीट है? अब ध्यान दीजिए, राज्यसभा में मैक्सिमम सीट 250 तथा जिसपे चुनाव होता है, ये जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है, तो ये जो जिसपे चुनाव होता है वो 245 होते हैं। 245 चुनाव होते हैं, जिसमें से 233 अप्रत्यक्ष जनता द्वारा तथा 12 एंग्लो इंडियन, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और यह राष्ट्रपति का मनोनयन यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि आयरलैंड का संविधान क्या है कि जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वह आयरलैंड के संविधान से मिलता जुलता है। इसलिए हमारा जो 12 सदस्यों का मनोनयन है वह किस संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसमें राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति अपने से चुनता है। अब ध्यान दीजिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और कि राज्यसभा में जो सीट है इसमें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीट कितना है? 31 है। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका एक सीटें हैं, लेकिन मिनिमम नहीं पूछता है। जब भी पूछता है मैक्सिमम पूछता है, तो मैक्सिमम में उत्तर प्रदेश है, जिसमें राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? 31। और एक बात और, राज्यसभा से एक और क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सदस्य या पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका पदेन अध्यक्ष
कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा के अध्यक्ष का। अब इसके बाद एक बात और, राज्यसभा में टोटल सीट कितना होता है? मैक्सिमम पूछेगा। अगर राज्यसभा में मैक्सिमम सीट पूछेगा तो 250, और जो चुनाव होता है जिस पर, वो कितना होता है? 245। ठीक। अब अगली वीडियो में हम जब राज्यसभा, लोकसभा ये सब पढ़ाएंगे तो आपको राज्यसभा के बारे में टोटल डिटेल बताएंगे, इसमें कि राज्यसभा में कैसे चुनाव होता है, कौन कौन चुन करके जाते हैं, किस राज्य से कौन चुना जाता है। तो अब इसके बारे में अगली वीडियो में हम जब राज्यसभा, लोकसभा जब बताएंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल से बता देंगे। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और, ये जो राज्यसभा होता है यह अस्थाई सदन होता है, अस्थाई नहीं, अस्थाई यानी स्टेबल। यानी राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है, इसमें कोई भी भंग, इस सदन को कोई भी भंग नहीं कर सकता, यानी इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता। अब ध्यान दीजिए एक बात रखना। अब अगली अनुसूची है 5वीं। अब ध्यान दीजिएगा 5वीं अनुसूची में क्या है? SC/ST यानी जनजाति के शासन का प्रावधान है। जनजातियों के शासन का, किसी भी राज्यों में जनजाति यानी किसी भी राज्यों में जनजातियों के शासन का क्या है? प्रावधान है। यानी जनजाति के शासन का प्रावधान, जनजातियों के शासन का क्या है? इसमें प्रावधान है। एक बात और ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें पूर्वोत्तर राज्य के जनजाति, ये तो पूरे भारत में जनजाति जो है ये राज्यों के जनजाति हैं। अब इसमें जो स्पेशल जनजाति है जो पूर्वोत्तर राज्य के हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन आएगा? आप ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर राज्य में ATMM, ये 4 राज्य आएंगे। और जबकि पूर्वोत्तर राज्य में 7 सिस्टर है। 7 सिस्टर जब बताएंगे हम, अगली अनुसूची बताएंगे अगली वीडियो में, तो हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, टोटल डिटेल से बताएंगे, कौन कहाँ जनजाति पाई जाती है, कौन सी जनजाति है, टोटल बताएंगे। तो इसमें हम शॉर्टकट बता रहे हैं क्योंकि हमको अनुसूची भी बताना है। तो पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य आएंगे? 4 राज्य। कौन कौन सा? ATMM। अब ध्यान दीजिए ATMM कौन कौन 4 राज्य हैं? A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। इसमें जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं, इन जनजातियों के शासन का प्रावधान है। इन जनजातियों के शासन का प्रावधान है। शासन का क्या है? प्रावधान है। अब इसके बाद 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है कि 7वीं अनुसूची ये कहता है कि शक्तियों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची क्या कहता है? शक्तियों का बंटवारा, यानी शक्तियों का विभाजन भी कह सकते हैं। तो शक्तियों का विभाजन कैसे होगा? शक्तियों का विभाजन 3 तरह से होता है। पहला राज्य सूची, दूसरा संघ सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। तीसरा क्या कौन सा है? समवर्ती सूची। अब ध्यान दीजिए इसमें है क्या? राज्य सूची में यह है कि ऐसा सूची, ऐसा विषय जिसपे केवल कौन सा कानून बनाएगा? राज्य कानून बनाएगा। जिसपे केवल राज्य कानून बनाएगा वह कौन सा सूची हो जाएगा? राज्य सूची। और जिस सूची पर यानी जिस विषय पर संघ कानून बनाएगा उसे हम कौन सा सूची कहेंगे? संघ सूची। और जिस विषय पर राज्य और संघ यानी राज्य और केंद्र दोनों मिल करके जिस विषय पर सूची बनाएंगे, जिस विषय को बनाएंगे, उस सूची को हम कौन सी सूची बोलेंगे? समवर्ती सूची। अब इसके बाद आता है 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा है, यानी कि हमारी जो भाषाएं हैं, भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो इसी तरह भाषा कई प्रकार से है। जैसे हम यूपी में हैं तो हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तमिल में चल जाएंगे, मलयालम बोल, तो हर राज्यों का एक अलग अलग भाषा है। तो उनके भाषाओं का क्या है इसमें उल्लेख है
तो इसमें क्या है, 8वीं अनुसूची में भाषा का क्या है, उल्लेख है। अब बात आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची है। 9वीं अनुसूची से अक्सर क्वेश्चन उठाया रहता है एग्जामों में, वनडे एग्जाम में। तो 9वीं अनुसूची क्या है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का, संपत्ति या भूमि का प्रावधान। तो इसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति में इसमें यह कहा गया है कि भूमि का प्रावधान या संपत्ति का प्रावधान कि आप इसके अंतर्गत, ये जो 9वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि जब हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकार था, संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार जो था वो 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन कर करके हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे आर्टिकल 300 क में जोड़ा गया। हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार से हटा करके वो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 300 क में जोड़ा गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब आपका जब मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप किसी भी प्रति आप किसी आवाज उठा सकते हैं, आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जाएंगे 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा करके 5 रीट दायर कर सकते हैं। 5 रीट के अंतर्गत प्रावधान है। अब इसके बाद संपत्ति का अधिकार को इसलिए हटाया गया क्योंकि जब किसी भी वस्तु को सरकार को अगर किसी की जमीन की आवश्यकता होती थी, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया या फिर कोई भी रोड की व्यवस्था करानी थी, तो उस समय संपत्ति के जिसके पास भूमि था वो भूमि देने से अगर इनकार कर दे, अगर उसकी मर्जी से अगर भूमि नहीं अगर लिया जाता, जब तक वो नहीं चाहता तब तक वो सरकार को भूमि नहीं दे सकता था। इसलिए वो मौलिक अधिकार से उसे हटा दिया गया। इसके पहले जब बाद में हम अब अगली वीडियो में बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि मौलिक अधिकार या संपत्ति के अधिकार से क्यों हटाया गया, ऐसा क्या कारण था, इसके बारे में हम उल्लेख करेंगे। 9वीं अनुसूची में संपत्ति या भूमि का प्रावधान है और 10वीं अनुसूची में दल बदल है। दल बदल, 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल। दल बदल का मतलब ये होता है कि जैसे आज कोई भी नेता है, आज इस पार्टी में है तो उस पार्टी से इस्तीफा दे करके फिर अगले बार दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो यही हमारा क्या है, दल बदल है। ये दल बदल कानून, ये दल बदल कानून है 10वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। पंचायती राज, पंचायती राज से क्या संबंधित है, अभी पंचायती राज का चुनाव हुआ है हाल ही में, वो कितने स्तरीय था, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय, उस पे लिखा रहेगा बैलेट पेपर पे, आप देखे होंगे कि लिखा होगा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव। तो त्रिस्तरीय बहुत लोग देखते हैं त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है, त्रिस्तरीय का मतलब ये होता है कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत, जिसको ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत को क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। जिसे कहेंगे कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और क्षेत्र स्तर पे क्षेत्र पंचायत, अर्थात ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत, ये इन्हें तीनों को मिला करके हमारा कौन सा, ये जो पंचायत का जो चुनाव बनता है, पंचायती राज में जो चुनाव होते हैं वो त्रिस्तरीय, इन्हीं तीनों को लेकर के कहा जाता है। ये त्रिस्तरीय जो चुनाव था सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत ये गठित हुआ और द्विस्तरीय जो चुनाव था वो अशोक राय मेहता के समिति के सिफारिश पे ये लागू हुआ था। जबकि हमारे देश में सबसे पहले त्रिस्तरीय जो कि बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत गठित हुआ, ये त्रिस्तरीय सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले त्रिस्तरीय लागू करने वाला राज्य राजस्थान है। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है कि 12वीं अनुसूची में है नगर निगम। नगर निगम में क्या है कि जिस नगर में, नगर निगम भी ध्यान दीजिएगा,
नगर निगम भी 3 स्तरीय है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो ये भी 3 स्तरीय है। ये भी कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय। पहला क्या है? नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। सबसे बड़ा नगर निगम, उससे छोटा नगर पालिका, फिर उससे भी छोटा नगर निगम। यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है? जनसंख्या पे। जिसकी सबसे अधिक जनसंख्या, यानी कि नगर, इसमें कह देगा कि नगर निगम में लगभग नगर निगम की जनसंख्या सबसे अधिक, फिर उससे कम नगर पालिका की और उससे भी कम नगर पंचायत की। ये नगर पालिका है, नगर पालिका। और यहाँ पे क्या है? नगर पंचायत। ये भी त्रिस्तरीय है। और पंचायती राज भी कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। तो ये त्रिस्तरीय में कौन कौन आएगा? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और तीसरा कौन सा आएगा? जिला पंचायत। यही 3 स्तरीय हमारा पंचायती राज, जो कि 11वीं अनुसूची में है। अब इसके बाद आते हैं हम एक छोटी सी शॉर्टकट में आपको बताएंगे, एकदम आपको बहुत शॉर्टकट में बताएंगे। तब छोटी सी वीडियो, एकदम अनुसूची का एकदम बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? एसएस और एसएससी एसटी जनसभा से बदले पंचनगर। अब ध्यान दीजिए, इस तरह भी बता दीजिए, एसएस और एसटी जनसभा से बदले पंचनगर। एस से क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, एस से होता है स्टेट। एस से क्या होता है? स्टेट। स्टेट बोले तो क्या है? स्टेट मतलब राज्य, यानी राज्य और संघ। एस से मतलब सेंट्रल और एस से मतलब स्टेट। तो राज्य यानी राज्य और संघ का वर्णन। कौन सी अनुसूची हो गई? पहली। यानी ये कौन से नंबर पे आया? पहला नंबर पे, तो पहली अनुसूची। अब ये कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरा नंबर पे, तो दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची यस। एस से क्या होता है? सैलरी। एस से क्या होता है? सैलरी। सैलरी में कौन सी अनुसूची है? दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? सैलरी का। अब तीसरी ओ से यानी ओथ। ओथ में क्या होता है? ओथ मीन्स होता है शपथ। ओथ मीन्स क्या होता है? शपथ। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रावधान है। अब चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची में आर है। तो आर मतलब राज्यसभा। आर का मतलब क्या है? राज्यसभा। यानी कि चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा में सीटों का क्या है? आवंटन है। अब पांचवी अनुसूची एससी एसटी, यानी राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के शासन का प्रावधान है। अब ये पांचवी अब छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है? ये पूर्वोत्तर राज्यों के जनजाति, ये राज्यों के जनजाति है और ये पूर्वोत्तर राज्यों के जनजाति के शासन का क्या है? इसमें प्रावधान है। पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन से आएंगे? हमने बता दिया पहले पिछले वीडियो में। ATMM, ATMM का मतलब समझ गए होंगे आप कि ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। अब ध्यान दीजिए, अब चलते हैं 7वीं अनुसूची में। 100 से 7, 100 से शक्ति, 100 से 7, 100 से शक्ति। यानी 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है इसमें? यानी कि शक्तियों का उल्लेख। अब शक्तियों का उल्लेख मतलब समझ जाइएगा कि शक्ति मतलब राज्यसभा और केंद्र, यानी कि केंद्र और राज्यों का शक्तियों का इसमें उल्लेख है। तो केंद्र और राज्य का मतलब समझिएगा कि केंद्र जिस पे कानून बनाएगा वो संघ सूची हो जाएगा, जिस पे राज्य, जिस विषय पे राज्य सूची बनाएगा वो राज्य सूची हो जाएगा, और जिस पे दोनों मिलकर के बनाएंगे वह समवर्ती सूची हो जाएगा। अब इसके बाद आता है 8वीं। 8वीं अनुसूची क्या? देखिए भा लिखा है ना, तो भा से क्या हो जाएगा? भाषा। यानी कि 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? भाषा का प्रावधान है। अब इसके बाद आता है 9वीं। 9वीं अनुसूची में क्या है? 100 है। 100 से क्या जाएगा? संपत्ति। 100 से क्या जाएगा? संपत्ति के अधिकारों का उल्लेख है। अब आ जाएंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, अब देखिए इसमें 9वीं अनुसूची क्या है? 9 से 9वां, तो 9 से 9 लखा हार।
तब नौलखा हार किसके पास होगा? जिसके पास धन दौलत रहेगा उसी के पास ना। तो यानी जिसके पास संपत्ति है वही ना नौलखा हार पहनेगा। अब ध्यान दीजिए 10वां, 2 से 10 और 10 से दल बदल, 2 से 10 और 10 से दल बदल, यानी इसमें दल बदल कानून का क्या है? प्रावधान है। अब ये पंचनगर है, ये क्या है? पंचनगर। पंचनगर, पंच मतलब पंचायत, पंच मतलब पंचायत, तो ये पंचायती राज्य है। ये कौन सा है? पंचायती राज। पंचायती राज एक किस अनुसूची में आएगा? 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज है, तो 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर, नगर निगम। ये दोनों कितने स्तरीय हैं? अभी हमने बताया है कि ये दोनों जो है ये त्रिस्तरीय हैं। ये दोनों कितने स्तरीय हैं? त्रिस्तरीय हैं। यानी कि पंचायती राज में हमने बताया कि पंचायती राज में ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पे क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत। तो उसी तरह नगर निगम है, इसमें बड़े स्तर पे नगर निगम, उससे छोटे स्तर पे नगर पालिका, उससे छोटे स्तर पे नगर पंचायत होता है। अब ध्यान दीजिए, अब ये वीडियो जो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।